हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे आज के वीडियो से। और इस वीडियो में हम लोग 28 अक्टूबर मतलब आज के करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही में ऐसे स्टूडेंट जो कि मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम नहीं जानते हैं, तो ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक भी आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। ऑफिशियल टेलीग्राम पर ही आने वाली क्लासेस का लिंक मैं शेयर करता हूँ। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पीडीएफ्स होती हैं, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर ही देता हूँ। तो आप ये एश्योर कर लें कि आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया हो। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अभी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, इसके ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है आईसीसी के द्वारा। तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये वर्ल्ड कप शुरू होने से काफी पहले सचिन तेंदुलकर को इस बार का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था। और यह अनाउंसमेंट करीब 6 महीने पहले ही आईसीसी ने कर दी थी। ये मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये। आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई है। इसका हेडक्वार्टर है दुबई। और आपको पता है सचिन तेंदुलकर भारत के सबसे कम उम्र के वो व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है भारत का। और सचिन तेंदुलकर जब 40 की उम्र में थे, साल 2014 में, तब इनको सम्मानित किया गया था। हालांकि कई बार यह बात चलती रहती है कि दूसरे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि मिस्टर रतन नवल टाटा, जिन्हें आज तक भारत रत्न नहीं मिला हुआ है। ये अपने आप में काफी अजीब बात है। खैर, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यह महाराष्ट्र सरकार है। स्माइल एम्बेसडर का मतलब यह है कि महाराष्ट्र के अंदर ओरल हेल्थ के लिए सचिन तेंदुलकर कैंपेन चला रहे हैं। जैसे कि लोगों को अवेयर करना कि आप डेली ब्रश करके सों, आप खाना खाने के बाद रात में जरूर ब्रश करें बेड पर आने से पहले, कैविटी से कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में कैंपेन टू कैंपेन बता रहे हैं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। ये कौन-सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि ये ग्राफ़ीन के उत्पादन के लिए एक पायलट प्रोडक्शन फैसिलिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि पहले हम उसे ट्राई करके देखेंगे और उसके बाद अगर सफलता मिलती है, तो फिर आगे उसे कंटिन्यू करेंगे। कोई भी पायलट प्रोजेक्ट की जब भी बात करी जाए, तो आप ध्यान रखना कि उसे सैंपल के बेसिस पे भी स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये है केरल में पिनाराई विजयन की सरकार। अब ग्राफ़ीन होता क्या है? देखिए, ग्राफ़ीन जमीन में खुदाई के दौरान पाया जाने वाला एक ऐसा तत्व है जो कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गुणों से बहुत भरपूर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है और ये अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये जमीन में जैसे कि मिनरल्स मिलते हैं, उसी तरीके का एक मिनरल आप इसे मान सकते हो, ग्राफीन। और केरल में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इसके लिए केरल सरकार ने 200 करोड़ की धनराशि इनिशियल लेवल पर आवंटित करी है। इस पैसे की मदद से इसका खनन किया जाएगा। अभी हाल ही में एक ब्रांड है जिसका नाम है ज़ाक पे। तो ये जो ज़ाक पे है, इसको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से परमिशन मिल गई है कि ये पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। अब ये पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है? जैसे आप गूगल पे यूज़ कर रहे हो या भारत पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है? ये सब आपके क्या है? पेमेंट एग्रीगेटर ही हैं। पेटीएम, ये सारे आपके पेमेंट एग्रीगेटर हैं जिनका आप यूज़ करते हो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पर ट्रांज़ैक्शन करके पेमेंट करने के लिए। तो अब से ज़ाक पे को भी परमिशन मिल गई है कि ये भारतीय बाज़ार में पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर पाएँगे। सवाल ये है कि ज़ाक पे कौन-सी कंपनी की एक चाइल्ड कंपनी है? तो ज़ाक पे मोबीक्विक की ही एक कंपनी है, ठीक है? मोबीक्विक का नाम आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, इसके काफ़ी ऐड वगैरह आते रहते हैं। ये भी फाइनेंस बिज़नेस में ही डील करते हैं। मोबीक्विक 2009 में स्थापित करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। और मोबीक्विक के सीईओ हैं बिपिन प्रीत सिंह। क्या नाम है? बिपिन प्रीत सिंह। अभी कुछ टाइम पहले भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? सलमान खान भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। और फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये हैं आमिर खान। दोनों के आपको ध्यान रखने हैं। अभी हाल ही में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो इसका इस बार 16वां संस्करण आयोजित किया गया नई दिल्ली के अंदर। इसका उद्घाटन अर्बन एंड हाउसिंग मंत्रालय के मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। 27 अक्टूबर से ये नई दिल्ली में मानेक शाह सेंटर में
कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि भारत में जो मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें और बेहतर फैसिलिटी कैसे दी जा सके। मेट्रो सिटीज़ के बाद जो बी लेवल के जो शहर हैं, जिनको महानगर बोलते हो, उनमें किस तरीके की उच्च गुणवत्ता वाली फैसिलिटीज़ दी जाए। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रॉपर होने चाहिए, इसके अलावा पानी के पीने की बेहतर फैसिलिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर एक शहर को एक बेहतर शहर के रूप में उभारती हैं। तो यही इसका है मेन उद्देश्य। पहली बार वर्टिकल विंड टनल जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा बनाई गई है, स्पेशल फोर्सेस के जवानों को ट्रेन करने के लिए। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन कौन से राज्य के अंदर आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में किया गया? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो आर्मी ट्रेनिंग स्कूल है, वहीं पर यह वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया गया है। ये एक ऐसी टनल है जहां पर नीचे से हवा आती है और इस एयर प्रेशर से आप उड़ते हो इस टनल के अंदर। मतलब ये जो शीशे का पूरा बना हुआ है पुल, आप इसके ऊपर उड़ोगे ऐसे। अब सवाल ये है कि ऐसा किया क्यों गया है? देखिए, जब फ्री हैंड कोई भी जवान हेलीकॉप्टर से कूदता है या फिर कॉम्बैट ट्रेनिंग पर है या फिर किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में है, तो जिस टाइम पर वो फ्री हैंड बिल्कुल कूदता है, तो उस केस में पैराशूट खोलने से पहले वो पूरा विंड पे एक तरीके से इसी तरीके से फ्री मूव फ्लाई कर रहा होता है। तो इसमें बैलेंस बना पाना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो यही ट्रेनिंग एसएफ के जवानों को देने के लिए स्पेशल फोर्सेस आपको पता ही है, आर्मी की एक काफ़ी डेडली विंग होती है, बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है ये और ये स्पेशल हमेशा जहाँ पर एम्बुश कम होता है या फिर आप बोल सकते हो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिटेंट्स होते हैं, वहीं पर ये डिप्लॉय किए जाते हैं। तो ये हमेशा स्पेशल ऑपरेशंस के लिए लॉन्च करी जाने वाली फ़ोर्स होती है, जिसे आप एसएफ के नाम से जानते हो। इसमें फिर आपकी कंपनीज़ भी आ जाती हैं, जैसे कि पैरा 9 आ जाती है, पैरा 10 आ जाती है, ठीक है? उन्हीं को पैरा कमांडोज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो पैरा कमांडोज़ को यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा। इसका उद्घाटन आर्मी चीफ मनोज पांडे के द्वारा किया गया। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ पे गवर्नर हैं इस टाइम पे शिव प्रताप शुक्ला। केंद्र सरकार के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन भारत और कौन से देश के बीच में सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को लेकर साइन किया गया है? मतलब कहने का यह है कि भारत ने कौन से देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को लेकर एक पैक्ट साइन किया है? तो भारत अब जापान की मदद लेगा। सेमीकंडक्टर की जरूरत क्या पड़ती है? देखिए, आज की डेट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, हर जगह पर सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके हाथ में जो फोन है या आपके सामने रखा हुआ जो लैपटॉप है, उसमें भी एक सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। बिना सेमीकंडक्टर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो ऑपरेट नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, आज की डेट में जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप जाते हो कोई गाड़ी लेने के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ वो वेटिंग पीरियड देते हैं। आपको पता है ये वेटिंग क्यों लगती है? ये वेटिंग सिर्फ़ इसी वजह से है, क्योंकि उस गाड़ी में भी सेमीकंडक्टर लगता है, क्योंकि उस गाड़ी में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फंक्शन हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर फंक्शन हैं। तो पूरे दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की एक तरीके से लैक है, आप बोल सकते हो। ये ईज़िली अवेलेबल नहीं है। दुनिया भर में गिने-चुने ही ऐसे देश हैं जो कि सेमीकंडक्टर बना पा रहे हैं और भारत में अभी तक सेमीकंडक्टर नहीं बन पा रहे हैं। इससे पहले ये एमओयू सिर्फ हमने अमेरिका के साथ साइन किया है। अमेरिका ने इसी साल के शुरुआत में भारत को ये मदद देने का वादा किया है कि वो हमें सेमीकंडक्टर सप्लाई करने में मदद करेंगे और अब दूसरा देश बन गया है जापान। जापान भी हमें सेमीकंडक्टर सप्लाई करेगा। अल्टीमेटली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, उसमें सेमीकंडक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और ये डिवाइस वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डिवाइस में से होती है, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में लगी हुई है। जापान में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं फुमीदो किशिदा। क्या नाम है? फुमीदो किशिदा। और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। यहाँ पर करेंसी चलती है येन। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। क्या आप बता सकते हो अभी कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, देखूं कितने लोगों को याद है। ये कौन सी भारतीय अभिनेत्री हैं जिनको फ्रांसीसी सरकार की तरफ से वहां के सर्वोच्च आर्टिस्ट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? मतलब आर्ट के क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, आपको पता है इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं
शेवेलियर दे ऑर्डर दिस आर्ट दिस लेटर्स। ठीक है, अब आप कहोगे ये दस क्या है या शेवेलियर दे क्या है। ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप इंग्लिश में टी एच ई लिखते हो, इसको आप लोग दी बोलते हो या दा बोलते हो, बट ये उसको दे लिखते हैं। क्या बोलते हैं? दे। ठीक है, शेवेलियर दे, दे का मतलब यही है, दा। ठीक है, तो ऋचा चड्ढा सम्मानित करी जाएंगी इस सम्मान से फ्रांसीसी सरकार की तरफ से। ऐसा इस वजह से कि साल 2015 में विकी कौशल के साथ इनकी एक मूवी आई थी जिसका नाम था मसान। मसान मूवी की काफी सराहना हुई थी। और कांस महोत्सव जो कि हर साल फ्रांस में आयोजित किया जाता है, इस महोत्सव में इसको स्क्रीन भी किया गया था मूवी को। और इस स्क्रीन को 2 अवार्ड भी दिए गए थे उस टाइम पर। तो आर्ट के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए इनको फ्रांस के आर्ट के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और अभी हाल ही में कुछ अवार्ड थे जो कि आपको मैंने बताए थे। जैसे कि इस साल शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर रहे पूरे वर्ल्ड में। शक्तिकांत दास को A+ रैंकिंग भी दी गई है फिनेंस सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी हाल ही में एक हैकेथन है जिसका नाम है विमर्स। तो विमर्स 2003 हैकेथन जो है, इसको कौन से शहर में कंडक्ट किया जा रहा है? इसको कंडक्ट किया जा रहा है नई दिल्ली में। अब ये हैकेथन है क्या? देखिए, जो विमर्स नाम की ये हैकेथन है, इसको लॉन्च किया गया है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा। और इसका उद्घाटन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल श्री बालाजी श्रीवास्तव के द्वारा किया गया है। अब इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत में 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, तो 5G टेक्नोलॉजी का यूज पुलिस कैसे करेगी, ये है इसका मेन उद्देश्य। तो इसमें पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी पहले वर्कशॉप में, और उसके बाद उनकी एक प्रतियोगिता कराई जाएगी। उस प्रतियोगिता में जो टॉप करेगा, उस अधिकारी को 1.5 लाख रुपीज से सम्मानित किया जाएगा और साथ में ट्रॉफी दी जाएगी। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमारे भारत में संसद के अंदर लोकसभा होती है और लोकसभा में स्पीकर होते हैं, स्पीकर जो कि लोकसभा सदन को चलाते हैं। इस टाइम पर भारत के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। उसी तरीके से अमेरिका का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, इसके स्पीकर के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है माइक जॉनसन। क्या नाम है? माइक जॉनसन। तो अब से ये नए स्पीकर होंगे यहाँ के। और अमेरिका में टॉप 3 नंबर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट ये होती है, मतलब कहने का जो वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो इसका स्पीकर होता है, वो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद सबसे ज्यादा पावर इसी के पास होती है। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, अभी तक भारत में हम जितना भी पेट्रोलियम है या आप बोल सकते हो क्रूड ऑयल है, वो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ऐसा पहली बार हुआ है जब हमने वो फ्यूल खुद ही बना लिया है। और इसको लॉन्च किया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय संभाल रहे मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। हरदीप सिंह पुरी अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्टर तो हैं ही हैं, साथ में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस मिनिस्टर भी हैं। और ये जो रेफरेंस फ्यूल बनाया है, ये इंडियन ऑयल ने बनाया है। ठीक है, और ये मेक इन इंडिया का ही हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। ये इस बार कौन सी संस्करण थी इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस की? तो इस बार इसकी कांग्रेस, जिसका 7वां संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि पूरे भारत भर में जो 5G टेक्नोलॉजी है, जो अब ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुकी है, इसको बहुत तेजी से एक्सपेंड करना और सबकी रीच तक पहुंचाना। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर को 100 5G लैब्स भी दी हैं। मतलब पूरे देश भर में 100 5G लैब्स की स्थापना करी जाएगी, जो कि भारत के डिफरेंट डिफरेंट संस्थानों के साथ कोलैबोरेशन करके उन्हें सपोर्ट देंगे। और इस दौरान आप देख सकते हो कुमार मंगलम बिरला भी यहाँ पर मौजूद है, बिरला ग्रुप के मालिक। और अश्वनी वैष्णव, इनको तो आप जानते ही हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी और इस टाइम पर मंत्रालय संभाल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। जम्मू कश्मीर जो कि एक यूटी है, इन्होंने अभी हाल ही में 26 अक्टूबर को अपना कौन सा विलय दिवस मनाया है? तो जम्मू कश्मीर ने इस बार 76वां विलय दिवस अपना मनाया है। आपको पता है जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कब हुआ था?
ये था 26 अक्टूबर जब हुआ था। देखिए, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और उसके बाद अगले ही दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। सारी चीज़ें नॉर्मल उस टाइम पर चल रही थी और सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि बात ये चल रही थी कि जो ये रियासतें हैं, जो प्रांत हैं राजे महाराजाओं वाले, इनको कैसे मिलाया जाए यूनियन में, क्योंकि अब भारत संविधान के हिसाब से एक संघ है, ठीक है? तो इसमें सारे आपस के जितने भी प्रांत हैं वो सब विलय होने थे। अब हुआ क्या कि इस टाइम पर जो कश्मीर के राजा हुआ करते थे, राजा हरि सिंह, इन्होंने कश्मीर का विलय होने से मना कर दिया। इन्होंने कहा ना हम पाकिस्तान में जाएंगे, ना हम भारत में विलय करेंगे। हम कश्मीर को एक अलग देश की तरह चलाएंगे। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक हो नहीं पाया। भारत ने तो हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन पश्चिमी फ्रंट से पाकिस्तानी आर्मी ने इन पर हमला कर दिया। और यह दिन था 20 अक्टूबर, जब पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीर पर हमला कर दिया, मतलब लगभग लगभग 2 महीने के बाद ही। और अगले 6 दिन तक जम्मू कश्मीर के अंदर काफी रक्तपात हुआ और फाइनली कश्मीर के राजा जो हरि सिंह हैं, वो नई दिल्ली में आए और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कि ये चाहते हैं कि 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत जितना भी कश्मीर वाला हिस्सा है वो सब भारत में विलय हो जाए। और इसी के दौरान जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ से रिलीज किया गया और यहाँ पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय होकर कश्मीर पहुंची और वहां पर एक युद्ध हुआ पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में। ये पहला ही युद्ध था, जस्ट 2 महीने बाद आज़ादी के बाद हुआ था। और यहाँ से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने वहीं पर पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स को रोक दिया। आज की डेट में जो आप देखते हो ना, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये दरअसल इसी दौरान की कहानी है। जितने में पाकिस्तानी आर्मी एंटर कर गई थी, उतनी वाली जगह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आज कहलाती है। तभी हम ये बोलते हैं कि ये कश्मीर आज़ाद कश्मीर नहीं है। हम भारतीय इसे बोलते हैं यह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। मतलब यह भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा कर रखा था। क्योंकि इस जमीन के जो मेन हकदार थे, जिनकी ये जमीन थी, राजा हरि सिंह, उन्होंने भारत की सरकार के साथ ये विलय पैक्ट साइन किया था। Who has been elected as Malaysia's next king by country's royal families? मलेशिया में देखिए है क्या, मलेशिया में लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। मलेशिया के अंदर 9 रॉयल फैमिलीज हैं। ये रॉयल फैमिलीज आपस में ही बैठती हैं और आपस में हर 5 साल के बाद ही वोट दे देती हैं, दो लोगों को खड़ा करके। तो इस बार जो मलेशिया के नेक्स्ट राजा बने हैं, अब ये नेक्स्ट राजा होंगे इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। और क्योंकि जो यहाँ पर किंग बनते हैं उनको सुल्तान का खिताब दिया जाता है, तो इनके नाम में भी सुल्तान है और खिताब भी इनको सुल्तान का दिया गया है। तो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर अब ये मलेशिया के नए राजा हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह की जगह ली है। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है इस टाइम पे? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। ठीक है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं, ये भी स्टैटिक जीके का सवाल है। एक टूर्नामेंट है जिसको बोलते हैं टुंकू अब्दुल रहमान कप। ये टूर्नामेंट कौन से खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, क्योंकि एग्जाम इंजन के पूरा 1 साल हो रहा है, तो हम इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं। एग्जाम इंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में नेक्स्ट वीक में हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखने जा रहे हैं। वो टेस्ट सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको वो 100 क्वेश्चन का जीएस का टेस्ट देना है। आप उस टेस्ट में अगर टॉप 3 में आते हो तो हमारी तरफ से आपको कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे और साथ में गिफ्ट वाउचर भी आपके घर में भेजा जाएगा दिवाली के उपलक्ष्य में। लेकिन टॉप 3 के बाद भी अगर आप टॉप 10 में रहते हो तो आपको गिफ्ट वाउचर ना मिलके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज भी हम देंगे। तो अल्टीमेटली एक फ्री का आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि किस तरीके का एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और साथ में ये एक खुशियां बांटने का अच्छा मौका है कि एग्जाम इंजन की हम लोग फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो कल के वीडियो में मैं आपसे उसका लिंक शेयर करूंगा। उस लिंक के लिए आप लोग फटाफट से रजिस्टर कर लीजिएगा। बाकी आप 2024 के सभी एग्जाम्स के लिए मेरा फाउंडेशन बैच फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए। अगर आपने मैगजीन्स नहीं ली है तो करंट अफेयर मैगजीन, साइंस मैगजीन, इसके अलावा कंप्यूटर मैगजीन, ये सब कुछ आप अवेल कर सकते हैं। अगले महीने जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उसके लिए रिकॉर्डेड बैचेस आप ले सकते हैं। अगर अभी भी आप सो के नहीं जागे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
इस टाइम पर कोई भी लाइव कोर्स आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो आप रिकॉर्डेड कोर्सेज की तरफ जाइए कि कम टाइम में आप पूरी की पूरी क्लासेस फटाफट से देख डालें और कोर्स अपना कंप्लीट कर लें। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।